तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर कह सकते हैं कि डेली क्लास हो रही है जो कि आपकी वीडियो एग्जाम की है। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। यहाँ पर आंसर आपको लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये होता है रक्त पिपासु। क्या होता है? रक्त पिपासु। मतलब कि जोंक अक्सर नदी, तालाब, गंदे पानी और कीचड़ में मिलते हैं और ये नदी एवं तालाब में आए मवेशियों के शरीर से क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो उनका क्या करते हैं? रस पीते हैं ना, अर्थात उनका जो रक्त होता है रक्त पीते हैं। अतः जोंक जो होता है वो पिपासु बाह्य परजीवी होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। समझ गए होंगे? क्लियर है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, यूएसबी क्या है? चलिए जवाब दीजिए, यूएसबी क्या है? यहां पर जवाब आपका क्या हो जाएगा? यूएसबी। चलिए यूएसबी मतलब होता है क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? चलिए कह रहा है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आंसर देना है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये आपका ब्लूटूथ होता है ना। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर ब्लूटूथ, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ब्लूटूथ हो जाएगा। जो कि आपको पता है किसी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होती है ना, बिना ही वायर के आपकी जुड़ जाती है, तो आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। चलिए यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? कह रहा है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? किसके कारण स्थिर हो जाता है? चलिए यहां पर देखिए ये जो आपका हो जाएगा सी नंबर, श्यानता के कारण। किसके कारण भाई? श्यानता के कारण स्थिर होता है, जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी, है ना। कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में क्या होता है? अपेक्षित गति का विरोध करने लगता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि फोटान किसकी मूलभूत यूनिट होती है? फोटान किसकी मूलभूत यूनिट होती है? यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए फोटान किसकी मूलभूत आपकी यूनिट होती है? चलिए किसकी होती है? प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण की होती है। याद रखिएगा कि प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय, चुंबकत्व नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण के मूलभूत कण को फोटान कहते हैं। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा कि फोटान जो होते हैं प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूलभूत कण होते हैं, जिन्हें फोटान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? चलिए बाणभट्ट, कल्हड़, दंडिन या भरत मुनि। तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका डी, भरत मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर आपका भरत मुनि हो जाएगा, याद रखिएगा। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। क्या होता है नाट्य शास्त्र? कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? अब यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बनते हैं आपके कि हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधारा कौन सी है। चलिए ये आपकी जो है वो आपकी मोजाम्बिक जलधारा है। क्या है भाई? मोजाम्बिक जलधारा है, जो कि आपकी कहां की? हिंद महासागर की है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है दक्षिणी अल्पस पर्वत किस देश में स्थित है? चलिए यहां पर बताना है कि दक्षिणी अल्पस पर्वत जो है ना, दक्षिणी अल्पस पर्वत किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में है या स्विट्जरलैंड में है? चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए दक्षिणी अल्पस पर्वत किस देश में है? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी आपकी है। और यहां पर आपको पता है कि जो अल्पस है ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला भी है। क्या? मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला जो आपकी है वो आपकी अल्पस आपका ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल्पस पर्वत की बात करें तो आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। क्या इसे बोलेंगे कि अल्पस पर्वत की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट ब्लैंक फ्रांस में आपकी है, इसकी चोटी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है? चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष में रखवाता है? ये आर्टिकल है आपका 281, याद रखेगा। ये आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। और वहीं पर जो आपका अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 280 वो क्या होता है, इसके तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर गठन की बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस में होता है, तो आर्टिकल 281 में। और ये जो आपकी जितना भी लिखा है वो आपका आर्टिकल 281 होगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? चलिए, राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या आपका गलत है। पहला पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। मतलब आपकी बात सही दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा। फिर दिया राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती हैं। तो आप बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या राज्य सरकारें निलंबित हो जाती हैं? क्या नहीं होती हैं, वो तो राजकीय आपातकाल होता है ना, जब राज्य में लगता है। ये तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि आपका कितने 352 में है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन भी होना आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा जारी होती है तो 1 माह के भीतर अनुमोदन भी होना आवश्यक है। ये भी आपका पॉइंट सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ ये भी एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह बाद तक प्रभावी भी रहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि अगर संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल जैसे समाप्त हो जाता है उसके बाद भी 6 माह तक क्या होते हैं? प्रभावी रहते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, इसको नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? इस क्वेश्चन को कितने कितने लोग यहाँ पर गलत करेंगे, हमें बताइए जल्दी से। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे? चलिए सभी लोग गलत देंगे, मतलब है ना, अच्छी बात है, सभी लोग गलत दे रहे हैं। अभी तक सभी का जवाब गलत ही आया है, याद रखिए अभी तक सबका जवाब गलत आया है। चलिए अब सही आ रहा है भाई, है ना। देखिए भाई यहाँ पर जो आपका है कह रहा है ग्राम सभा का सदस्य, ये नहीं कह रहा ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम सभा का सदस्य उसे कहते हैं जिसका वोटर आईडी में नाम होता है। वोटर आईडी में नाम होता है जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो वोटर आईडी में उसका नाम आ जाता है, अर्थात वो क्या होता है? ग्राम सभा का होता है। तो हमने बताया था ना कि ये जो सीरीज जितना आप लोग समझते हैं कि नहीं वो सरल है उतना ही आपकी कठिन है, जितना आप सोचते हैं कठिन उतना ही आपका सरल है। लेकिन बस ये है कि आप उसको किस उद्देश्य से देख रहे हैं, जल्दी जल्दी लगाएंगे या सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। अगर सोच समझ के जवाब देंगे तो हमें विश्वास है कि 50 में आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे। अगर जल्दीबाजी में पढ़ गए तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप समझिए 25 के नीचे स्कोर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? ए नंबर इसका हो जाएगा कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 होता है। ठीक है, वो बोला जाता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए तब वो 21 वर्ष हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में, क्या है? लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। अवसर की समानता जो प्रदान करता है, बताइए कौन सा आर्टिकल आपका है यहाँ पर? चलिए तो आर्टिकल देखो, लोक नियोजन दिया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा भाई? कितने लोग यहां पर जवाब देंगे? 12 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए जिसका ऑप्शन आया सी नंबर, यहाँ पर अनुच्छेद 16। अगर आपने, मतलब ये है कि आप लोग कभी भी टेस्ट पेपर को सीरियसली नहीं लेते हो। सीरियस लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक में है क्या। दिया गया भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता, लेकिन दिया गया है कि लोक नियोजन में हमने बताया था कि कोई भी सरकारी नौकरी होती है ना, उसमें से सभी लोग भागीदारी होती हैं। तो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होती है। आर्टिकल नंबर आपकी 16 में। जो आर्टिकल नंबर 14 है इसमें क्या होता है भाई? इसमें समानता की बात की गई है, लेकिन यहां पर देखो लोक नियोजन में समानता दिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर आपको देना है 13 नंबर में कि भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन जो सुनिश्चित किया गया है, ये आपका है किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए बी नंबर,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, क्योंकि हमने बताया था राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आर्टिकल, ये जो शब्द दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39 की किसमें, तो आपकी घ में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 39 की घ में प्रावधान किया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ठीक है, भाग 4 में ये वर्णन किया गया है कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो कि आपके 36 से लेके कितने आपके 51 तक आपका वर्णन है आपके किसमें, भाग 4 में। तो इतने पॉइंट आपके हमेशा पूछे जाते हैं और ये पॉइंट तो हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, देखो हम आपको आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन समझ समझ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भी समझ जाइए, हमें तो आंसर लगाना है, टिक करना है और आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आया तो क्या मतलब है। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। यहाँ पर बताइए, समवर्ती सूची में हमने कई बार फोकस भी कराया है कि समवर्ती सूची में आपका शिक्षा शामिल है, यहाँ पर वन शामिल है, परिवार नियोजन है, लेकिन जन स्वास्थ्य है ना, याद रखिएगा कि जन स्वास्थ्य ये इसमें से आपका शामिल नहीं है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। क्या भाई, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। अब देखिए यहाँ पर काफी लोग भी अभी डाउट में रहते हैं, क्या है इसका अपडेट। देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ में तो संघ सूची में 97 विषय थे। कितने, 97 थे, लेकिन 97 अब नहीं है, अब 97 नहीं है, कितने आपके 100 विषय हैं। कितने, 100 विषय, नोट कर लीजिएगा। राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं, राज्य सूची में तो पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय आपके बचे हैं। ठीक है, समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आपके 52 है। तो याद रखिए 100, 61, 52, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट थे जिन लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप देख लीजिए इसका जवाब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ाया है, तो आप लोग वाजिब है कि आंसर आप सही दोगे कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना, एससी और एसटी, तो इनके लिए 131 सीटें आपकी यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, लोकसभा के लिए आपको पता है कि 545 सीटों में से 84 सीटें जो आपकी हैं, क्या 84 सीटें लोकसभा में, जैसे 545 हैं उनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और आपकी 47 सीटें जो आपकी हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं। ये हैं आपकी एससी की हैं और ये जो आपकी हैं किसकी हैं, तो आपके एसटी की हैं। कितनी, आपके 47। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात, तो देखिए भाई अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। अब यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब इसका सही देने वाले हैं। तो चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका डी नंबर, ए नंबर, डी नंबर, ए नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, सेवाओं का जो निर्यात है, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन सा, ए नंबर, कि सेवाओं का निर्यात, अर्थात अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है यहाँ पर सेवाओं को निर्यात से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि सेवाओं के निर्यात से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गिल्ट एड्ज मार्केट निम्नलिखित में से किसके व्यापार से संबंधित है। देखो दिया है गिल्ट एड्ज मार्केट, ये जो आपका कह सकते हैं किसके व्यापार से है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यह सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। याद रखिएगा गिल्ट एंड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में अगर वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मुद्रा प्रसार में कमी हो जाती है। नोट करिएगा कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा प्रसार में क्या होती है, कमी हो जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसा होता क्या है, तो देखिए क्या होता है, इसको हम आपको बता देते हैं कि रेपो दर में वृद्धि किए जाने पर ऋण की ब्याज दरों में क्या होती है, भी वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो साख सृजन है उसकी प्रक्रिया में कमी आती है और मुद्रा प्रसार में क्या होती है, कमी आ जाती है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिली जुली है। मतलब आपका देखा जाए कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा मिलती है वो आपकी कौन सी है, 19 को ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर दिया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका असम दिया गया है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका असम। चलिए क्या जवाब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। भाई चारों तो मिले हैं ना, ये चारों ही मिले हैं जो कि आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। असम से भी है, थोड़ा सा असम से भी लगा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
देखिए किसके किससे मिला है हम आपको वही बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, किसे किसे 5 भारतीय राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है जो आपका बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। बताइएगा जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपके किसके लिए, कोयला के लिए जानी जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके कोयला के लिए जानी जाती है। अर्थात कह सकते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ये कार्बोनिफेरम के जुरासिक काल में हुआ था और यहाँ पर गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड के नाम से हुआ है। देखिए गोंडवाना जो है, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति ये एमपी के जो गोंड क्षेत्र है उसी के नाम पर हुआ है और भारत का अधिकांश कोयला जो होता है वो आपकी कहां से, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। मतलब घास के मैदान है आपसे पूछा गया है और यहाँ पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे क्रम में लेके आना है। तो आपका क्या हो जाएगा जवाब, देखिए यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले लानोस घास के मैदान मिलते हैं। लानोस कहां मिलते हैं भाई, लानोस मिलते हैं वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग में पड़ता है। लानोस कहां पर, वेनेजुएला, जो कि आपको पता है तेल के भंडार भी यहां पर बहुत है, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला सबसे ऊपर है। इसके बाद नंबर आता है आपके किसका, तो यहां पर आता है सेलवास का। सेलवास जो मिलता है ये अमेजन बेसिन मिलता है। कहां पर, अमेजन बेसिन में मिलता है, कौन, सेलवास। इसके बाद आता है कैंपोस। कैंपास मतलब ये आपका है ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिमी भाग में मिलता है और जो पंपास है वो आपके अर्जेंटीना में मिलता है, जो कि उरुग्वे क्षेत्र में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है। चलिए तो चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये है आपके ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर महाराष्ट्र। इसका जवाब जो बनेगा वो सी हो जाएगा कि सोलापुर, आपने नाम सुना होगा, सोलापुर सुना है कि नहीं सुना है आपने, सुना है सोलापुर। तो याद रखिए सोलापुर जो पड़ता है महाराष्ट्र में है, वहां पर स्थित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य को अब जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका नया नाम क्या हो गया है, इसके पहले जवाहर लग चुका है, याद रखिए इसका नया नाम हो गया है जवाहर नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। मतलब एक पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, एक पक्षी है, एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा आंसर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समूहों में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। पूरब से पश्चिम की ओर आना है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सी कहां पर स्थित है। देखिए यहां पर दिया है मिसमी, मिकिर और आपकी मीरी। यहां पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, अभी आरओ एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि 2021 में क्वेश्चन आपका आया था। देखो पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ियां का क्रम होता है मिसमी, अबोर, मोरी। ये तीनों पहाड़ियां कहां में, ये तीनों पहाड़ियां है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरे देश में नहीं है भाई, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पूछा गया था, याद रखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। ये कैसा है, आपके पूरब से पश्चिम क्रम में आपके हैं मिसमी, मिकिर और आपका मेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे मिसमी और अबोर और आपके दिया गया है मेरी। अच्छा ठीक है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर यही बनेगा ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अबोर है लेकिन मेरी आपका दिया है तो इसके अनुसार सी आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच है। चलिए भाई इजी क्वेश्चन आपका आ गया है ना, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है कि जो आपका पाल घाट दर्रा है, क्या यहाँ पर पाल घाट दर्रा है ये किन दो राज्यों के बीच है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ढूंढ के नहीं लाए, हमने बताया है ये क्वेश्चन जो बने हैं 2021 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन संभावित हैं जो क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। मतलब ये लास्ट सीरीज है, इस लास्ट सीरीज को अगर पढ़ लेते हैं तो समझो कि आपका उद्धार लास्ट सीरीज में ही हो जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाने वाला है। अब कितना भी प्रकार से देखा जाए क्वेश्चन आपके सरल हैं। आप ही बताइए जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वो सरल है कि नहीं सरल है। आपने पढ़ा होगा लेकिन वही है कि इसके बारे में सही से पढ़ा नहीं होगा, बस ये है। लेकिन क्वेश्चन देखने में आपको कठिन नहीं लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका पाल घाट दर्रा है जो किन राज्यों के बीच है, ये आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है केरला, कह रहे हैं केरल। केरल तो दो ऑप्शन है,
केरल दो ऑप्शन है, लेकिन केरल और तमिलनाडु जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु में है, याद रखिए, पालघाट दर्रा जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित आपका है यह दर्रा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर तीन दर्रे हैं, एक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाटी में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो पाल घाट है वो है आपके ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है। चलिए भाई इसका जवाब देना है कि गंधार एवं मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ है ये किसके शासनकाल में हुआ है। तो भाई आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कनिष्क के शासनकाल में। किसके समय भाई, तो आपके कनिष्क के जो कि कुषाण वंश के शासक थे, कौन, कुषाण शासक के जो थे कनिष्क, इनके समय आपका हुआ था गांधार और मथुरा कला क्षेत्र का विकास, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। देखो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद इनमें से कौन था। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं इसका हो जाएगा अस्मक। चलिए यहाँ पर आपका आंसर जो आपका हो जाएगा वो सही जवाब आ गया है, अस्मक आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये आपका अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर, कौन भाई, एक नदी है गोदावरी, नाम जानते होंगे, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद भी था। याद रखिए 16 महाजनपदों में आपका एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में था, नाम क्या है, अस्मक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी। बताइए भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी। चलिए बिल्कुल कठिन भी नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़ा है, लेकिन देखते हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो जवाब आप लोग सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 36 आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 36 हो जाएगा, 33 मत लगाइएगा। ये 33 में जो आपके आए थे वो मोरक्को वाले आए थे, है ना, मोरक्को को जो इब्न बतूता था, यहाँ पर दिया हरिहर बुक्का ने जो किया था 1336 में इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी दक्षिण भारत में, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जस्टिन आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए एक आंदोलन दिया गया है जस्टिस आंदोलन है, और इसमें से आपके थे आपके CM मुदलियार थे, TM नायर थे, त्यागराज चेट्टी थे, लेकिन EV रामास्वामी नायकर ये इनसे संबंधित आपके नहीं हैं। ये युद्ध हुआ था आपके कह सकते हैं 1915-16 में, कब 1915-16 में ये आपका युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्न में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बताइएगा भाई कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाएगी, यहां पर बताइए कहां पर हो जाएगा, कौन से प्रांत में। चलिए तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बंगाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि आपके किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनाई थी, तो बंगाल में आपकी कह सकते हैं सरकार नहीं बना पाई थी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखा जाए तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, 5 प्रांत जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। क्या पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो दिया है वो आपके अरविंद घोष ने दिया है, अरविंद घोष ने दिया है। इनके अनुसार कह रहे थे कि जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब तक आपके लेखपाल का या जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, तब तक क्या आपको ट्वीट करते ही रहना चाहिए, एक दिन नहीं, जब तक आपका मर्जी हो जैसे उठो एक ट्वीट कर दीजिए। मतलब जब तक आप इनका पेपर ना हो जाए तब तक ट्वीट करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से ये थे कि जब तक अंग्रेज भारत से भाग ना जाए तब तक इनका विरोध करते ही रहो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, ये आपके अरविंद घोष थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब आपको याद ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। देखो यहाँ पर दिया गया समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, तो भैया आपके तामलुक में भी हुई थी। भाई तामलुक कहाँ पड़ता है, तामलुक पड़ता है आपके बंगाल में, पड़ता है मिदनापुर, बंगाल में पड़ता है मिदनापुर, याद रखिएगा मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, मिदनापुर, तो ये मिदनापुर आपका है बंगाल में, ठीक है ना। और सतारा तो आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में आपका है।
और गोरखपुर में भी आपकी बनी थी, है ना, बलिया जो आप सॉरी हाँ, देखिए गोरखपुर जो कि आपके कह सकते हैं गोरखपुर हो गया, जानते ही हैं, और बलिया जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है, इनमें बनी थी, लेकिन यहाँ पर गोरखपुर में नहीं बनी थी। हाँ देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है गोरखपुर, गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। वहीं पर तामलुक जो कि आपके कहाँ पर है, आपके मिदनापुर बंगाल में है, यहाँ सरकार बनी थी। सतारा में भी बनी थी और बलिया में बनी थी, लेकिन गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया। चलिए देखते हैं इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कि भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो भैया कौन से ऑप्शन को लगा दिया जाए, ऑप्शन को लगा दिया जाए। यहां पर ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। ये है आपके भीम द्वितीय है, याद रखिएगा भीम द्वितीय। हमने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गोरी है वो आपकी कहां पर, गुजरात में आक्रमण कर दिया। कहां पर, गुजरात में आक्रमण कर दिया। इस भीम द्वितीय का एक नाम था मूल राज द्वितीय, इसका एक और नाम था मूल राज द्वितीय। और इनका नेतृत्व के साथ इनकी माता जी थी जो इनका साथ दे रही थी। इनकी माता जी थी मूलराज सेकंड की माता भी थी जो इनका साथ दे रही थी। और इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था। क्या हुआ कि भाई ये जो भीम द्वितीय थे इन्होंने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, और पराजित भी कर दिया था। ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय जो हुई थी वो आपकी भीम द्वितीय से थी। भीम द्वितीय से, ये कह सकते हैं मूल राज द्वितीय से थी, जो कि ये शासक थे उस समय गुजरात में कहां पर, तो जो आपका सोमनाथ मंदिर है उसी प्रांत में ही हुआ था। क्योंकि मोहम्मद गोरी चाहता था कि सोमनाथ मंदिर का पूरा खजाना लूट ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो हुआ था 1908 में, तो फांसी दी गई थी खुदीराम बोस में। ऑप्शन बी हो जाएगा खुदीराम बोस। देखो आपने पढ़ा है मानते हैं, लेकिन क्या है ना, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा था। अब आपको याद आ गया होगा कि ये जो आपका युद्ध हुआ था, तब कह सकते हैं कांड हुआ था 1908 में, हुआ था 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को ये कांड हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, क्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम को फांसी दी गई, जबकि जो प्रफुल्ल चाकी हैं ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, लेकिन यहां पर जो प्रफुल्ल चाकी हैं इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, खुद को गोली मार लिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो वीडियो आपको थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं कि एक बार समझ लीजिए, और एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको इससे ज्यादा कठिन लेवल आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है, हमेशा पढ़ते हो और हमेशा आप लोग पढ़ा होगा। यहां पर बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी, कहां पर लागू की गई थी। यहां पर 34 का ऑप्शन क्या होगा। चलिए 34 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, ऑप्शन डी मद्रास, बिल्कुल सही जवाब है। ये तो हमने मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराया था। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त बंबई और मद्रास क्षेत्रों में लागू की गई थी, है ना, कहां पर, मद्रास और बंबई क्षेत्र में लागू की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहां पर जो आपका था ये कूका विद्रोह था। कौन, कूका विद्रोह, जो कि ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, कूका विद्रोह। ये पश्चिमी पंजाब में हुआ था। कहां पर, पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी भगत जवाहर मल और उनके शिष्य थे बालक सिंह। ठीक है, इनके शिष्य थे कौन, बालक सिंह के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। भाई दादा भाई नौरोजी ने धन की निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिस पर विश्वास नहीं करते थे कौन, इन पर कौन विश्वास नहीं करता था। चलिए इन पर विश्वास नहीं करते थे सर सैयद अहमद खां। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सर सैयद अहमद खां इनके धन के निष्कासन पर विश्वास नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन थे। याद रखिए लॉर्ड इरविन थे।
इस सत्याग्रह कार्यक्रम जिसमें गांधी जी समेत कितने लोग गए थे? 78 आपके लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की थी। लगभग देखा जाए तो 380 किलोमीटर दूरी तय किया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक कानून का विरोध किया था और भंग किया था, और इस आंदोलन पूरे 1 साल तक चला था। लगभग 1931 में गांधी इरविन जो समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौते में ये आपका समस्या सॉल्व हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उनके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई थी? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भैया आपके कौन थे जो इनको स्थायी सेना रखने और उनके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत जो किया था वो किसने किया था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपके चुने चुने क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर आंसर आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी आपका जवाब राइट हो जाएगा। साथ ही सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी किया था। इसने हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी किया था, उनके चेहरे में स्क्रैच भी कर देता था, दाग प्रथा जो कि आपके घोड़ों में दाग भी लगा देता था, मोहर लगा देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन है? तो देखिए क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये है आपके बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन के हैं आपके बादरायण। इसका ऑप्शन बनेगा आपका घ नंबर आपका हो जाएगा अर्थात डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? चलिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चलिए, पहला दिया है शरीर में भोजन का पाचना, ये तो होता ही है। दूध का दही में बजना मतलब बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी होता है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, देखिए भाई, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर है जो आपका ऑप्शन कौन सा, डी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये रासायनिक क्रिया नहीं होती है। याद रखिए, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये होती कौन सी क्रिया है? ये होती कौन सी क्रिया, ये बताइएगा। कि जल का अगर जलवाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिए, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन है, एक पार्शिक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पार्शिक किसके बराबर होता है? यहां पर आंसर लॉक करना है। तो एक पार्शिक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। एक पार्शिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, क्या बोल सकते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं, या तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? कह रहा है किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? यहाँ पर भौतिक राशि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, कौन? जो गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिए, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए एक ही औसत ऊर्जा होती है। चाहे कोई भी, अगर आपका कह सकते हैं अगर निश्चित ताप है और सभी गैसों के जो अणु हैं वो जो गतिज ऊर्जा होगी औसत में सभी की बराबर ही होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका सी नंबर। मान ले कोई बॉक्स में भरा हुआ है और इसमें से भी कोई भी अगर गैस के अणु हैं तो वो बराबर प्रेशर देंगे कि नहीं देंगे, है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आहार नाल का जो प्रमुख भाग नहीं हो आपका कौन सा है? देखिए, आहार नाल में मुख गुहा होती है, यहाँ पर अमाशय भी होता है, पेट भी होता है, आंत भी होती है, लेकिन यकृत नहीं होता है ना? कौन? यकृत नहीं होता है, दिया है मनुष्य के आहार नाल में, तो यकृत नहीं होता। याद रखिए, यकृत नहीं होता है। मुख्य रूप से जैसे आपका मुख गुहा, ग्रास नली, है ना? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत, ये आहार नाल के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अच्छा, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 10 से 20 मीटर की लंबी होती है, 10 से 20 मीटर लंबी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? चलिए भाई बताइएगा, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होती है वो आपकी किस में होती है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम में, सेरिब्रम को हम लोग या प्रामस्तिष्क कह सकते हैं। सेरिब्रम को हम लोग प्रामस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग भी कह सकते हैं। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का भी केंद्र भी होता है, इसी में होता है। ठीक है, और यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भी होता है।
ठीक है, तो हर एक पॉइंट को नोट करिए, यहां पर आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से कौन एक यूरोकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यहां पर बताइए इनमें से कौन सा एक है जो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, तो भाई यूकैरियोटिक जीव में आपका ईस्ट मानव पादप होता है, लेकिन जीवाणु नहीं होता है। याद रखिए, जीवाणु जो होता है यूकैरियोटिक का उदाहरण नहीं होता है, या प्रोकैरियोटिक जीव होता है। क्या ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक जीव आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शरीर की समन्वय प्रणाली है, शरीर की समन्वय प्रणाली है, शरीर की समन्वय प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये जो आपकी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है, ये शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। नोट कर लीजिएगा कि तरंग दैर्ध्य के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी, जिसे हम लोग ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा निरूपित किया जाता है, एसआई मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है भाई, चीन का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, टेबल टेनिस बिल्कुल सही जवाब है, टेबल टेनिस ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर टेनिस कह सकते हैं। अच्छा, तीरंदाजी है किसकी, तीरंदाजी, तीरंदाजी है आपके भूटान की है। किसकी है भाई, ये भूटान की है, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि भूटान की क्या है, तो आपकी तीरंदाजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं, यहां पर आंसर लॉक करना है भाई। कितना गजब क्वेश्चन दिया गया है, जो आपने बहुत पहले से पढ़ लिया होगा और आज आपके सामने मिला है। अब देखते हैं कि आप लोग सही कर पाएंगे या नहीं सही कर पाएंगे। चलिए, 49 का ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर कह रहे हैं, बी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब जल की जो कठोरता के मुख्य आपके कह सकते हैं तत्व हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, याद रखिएगा, है ना। और आपको पता होगा कि जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालने पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो उसको उबाल दीजिए। जब उबाल देंगे अर्थात बॉयल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक उसकी जो कठोरता है वो क्या होगी, अस्थायी कठोरता खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाल टिन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठ जाता है। चलिए, यहां पर बताना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि लाल टिन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो देखिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो बत्ती की उत्पादकता होगा नहीं, कोशिका क्रिया जरूर होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, एक पॉइंट आपको जवाब देना है, जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई। एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, क्या यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए नंबर आपके एसी के लिए दिया गया है, एसी के लिए। नंबर बी दिया गया है डीसी के लिए दिया गया है, डीसी के लिए, डीसी के लिए। नंबर सी दिया है दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि जो ट्रांसफार्मर है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, एसी के लिए, डीसी के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद।